नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं हिमांशु जोशी जी द्वारा लिखित कहानी साए। प्यारे बच्चों, यह एक बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है। तो आइए देखते हैं इसका कंटेंट। आगे बढ़ते हैं कहानी की तरफ। प्यारे बच्चों, यह एक मर्मस्पर्शी कहानी है। मर्मस्पर्शी मतलब करुणा भरपूर, दिल को छूने वाली। आधुनिक युग में धन के लालच के कारण और स्वार्थपरता के कारण, स्वार्थपरता मतलब अपना स्वार्थ सिद्ध करना, मनुष्य अपने आदर्शों से हटता जा रहा है। किंतु समाज में आज भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो धन के लालच तथा अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर अपने रिश्तों नातों को निभाते हैं और अपने वचन का पालन करते हैं। ऐसा ही कुछ हमें इस कहानी में देखने को मिलता है कि किस प्रकार एक मित्र दूसरे मित्र के वचन का पालन करता है, अपने स्वार्थ को एक साइड पर रखकर, यानी कि अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर किस प्रकार एक मित्र दूसरे मित्र की सहायता करता है। आइए देखते हैं कहानी को। एक बीमार औरत अपने 2 नन्हे मुन्ने बच्चों को लेकर उम्मीद भरी आंखों से प्रतिदिन रंग बिरंगे लिफाफे वाले डाकिये की प्रतीक्षा करती है। बेटा, रंग बिरंगे लिफाफे वाले डाकिये की प्रतीक्षा क्यों करती है? क्योंकि जो औरत है उसका पति अफ्रीका के नैरोबी में कारोबार करने गया हुआ है और वे अपने पति के पत्र की प्रतीक्षा करती है। लेकिन डाकिया उसके घर की तरफ कभी मुंह ही नहीं करता। मतलब बहुत देर पहले का उसके पति का पत्र आया हुआ है। बहुत दिनों के बाद एक पत्र आया जो था नैरोबी के एक अस्पताल से आया था। पत्र बड़ा ही अजीब था, जो दर्द से भरा हुआ था। पत्नी ने पत्र पढ़ा जिसमें पति ने लिखा था कि यूरोप में रंग भेद के कारण उसे यूरोपियन लोगों के अस्पताल में जगह नहीं मिल पाई और उसकी हालत काफी गंभीर है। बेटा, हमने ऊपर पढ़ा कि पत्र काफी दर्द भरा था। क्यों दर्द भरा था? अगर हमारा कोई सगा संबंधी बीमार हो और उसे समय पर इलाज ना मिल पाए तो हमारा मन भी तो करुणा से भरेगा ना बेटा। इसी प्रकार जब पत्नी को ये पता चलता है कि उसके पति, एक तो बीमार है उसका पति और दूसरा उसे अस्पताल में जगह नहीं मिली, तो उसका मन दर्द से और भी भर गया। बेटा, यूरोप में ना जो रंग भेद है बहुत कॉमन है, वहां पर काले गोरे का भेद आज भी है। समय पर इलाज ना होने के कारण रोग बेकाबू हो गया है। काफी मेहनत और सिफारिश लगवाने पर अस्पताल में जगह तो मिल गई है, परंतु अब ठीक हो पाना नामुमकिन लगता है। बेटा, अगर तो समय पर अस्पताल में ले जाते तो शायद कुछ हो पाता, लेकिन रोग बेकाबू हो गया। जब जगह मिली अस्पताल में तो अब ऐसा लग रहा है कि शायद वह पूरी तरह से कभी ठीक ना हो पाए। उसे अपने बच्चों और पत्नी की चिंता दिन रात सता रही है। यानी कि पत्र में ही पति ने अपनी विवशता भी प्रकट की कि उसे अपनी पत्नी और बच्चों की बहुत चिंता रहती है। पत्र पढ़ते पढ़ते पत्नी की आंखों से आंसुओं की धारा बहती जा रही थी और अबोध बच्चे आंसू भरे नेत्रों से मां को देखते जा रहे थे। इसके बाद पत्नी ने सूचना प्राप्त करने के लिए कई पत्र लिखे। जब एक बार पता चल जाता है कि आपका कोई बीमार है तो आपके मन में एक दुविधा सी पड़ी रहती है। हर पल आपको एक इंतजार रहता है कि कोई अच्छी खबर मिल जाए। तो पत्नी ने अपने पति की सूचना पाने के लिए बहुत पत्र लिखे, पर बहुत दिनों के बाद एक जवाबी पत्र आया जिसमें लिखा था कि अब उसकी हालत में काफी सुधार है, पर उसका हाथ काम नहीं करता। सो पत्र उसने किसी से लिखवाया है। पत्र के साथ उसने कुछ रुपए भी भेजे। बीमार पत्नी का स्वास्थ्य पत्र आने के बाद ठीक होने लगा। बच्चों के मुरझाए चेहरे खिल उठे। पत्रों का आदान प्रदान नियमित हो गया। जो पत्र की उन्हें इच्छा रहती थी, पत्र के इंतजार रहता था, अब पत्र लगातार आने लगे थे। जब लगातार बातों का आदान प्रदान होने लगा, इधर की बात उधर पता चलने लगी, सबकी ठीक ठाक खुशखबरी मिलने लगी, तो सभी जगह पर खुशियां छा गई। बच्चे भी खुश,
पत्नी भी खुश, और ऐसा प्रतीत होता था कि शायद पति भी पूरा खुश है। सभी खुश थे। बच्चे धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। दोनों ही बच्चे बहुत समझदार थे। अज्जू पढ़ाई में काफी होशियार था और बड़ा होकर इंजीनियर बनना चाहता था। पत्र में लिखा कि अब अज्जू 12 और तनु 18 वर्ष की हो चुकी है। यानी कि जो घर की तरफ से पत्र गया उसमें बताया गया था कि अब बच्चे इतने बड़े हो गए हैं, एक अच्छे घर में उसका रिश्ता भी तय हो गया है। बेटा किसका रिश्ता तय होगा? अज्जू अज्जू का तो नहीं होगा ना, अज्जू तो छोटा है। तनु 18 वर्ष की हो गई है, बालिग हो गई है, तो तनु का रिश्ता एक अच्छे घर में तय हो गया है। बच्चे उससे मिलना भी चाहते हैं, पर पति ने लिखा कि वे अगले वर्ष तनु की शादी पर जरूर आएगी। तनु के लिए वर ढूंढने में, बेटा यहाँ पर ना एक गलती है, वर लिखना है आपको। वर ढूंढने में उसकी माँ को ज्यादा परेशानी नहीं हुई, क्योंकि वर पक्ष वालों को लगा कि लड़की का पिता अफ्रीका में है तो पैसे की कोई कमी नहीं होगी। बेटा ये हमारी सोसाइटी का एक जनरल कॉन्सेप्ट है कि अगर आपके घर का कोई विदेश में कारोबार कर रहा है, चाहे वो वहां पर नौकरी कर रहा है, चाहे कोई अपना छोटा मोटा बिजनेस कर रहा है, तो सबको ऐसे लगता है कि जैसे बाहर रुपए पैसे की कोई कमी होती नहीं है। आखिर शादी का दिन आ गया। शादी भी हो गई, पर वह नहीं आया। शादी के लिए जरूरी सामान और पैसे एक बहुत ही सुंदर पत्र के साथ पहुंच गए। यानी कि उसने अपनी पत्नी के लिए एक अच्छा सा पत्र लिखा, जिसमें बेटी की शादी की पर उसे शुभकामनाएं भेजी गई, साथ में सामान और पैसे भी। अज्जू के लिए एक कैमरा, गर्म सूट का कपड़ा और घड़ी आई। अब अज्जू बड़ा हो गया। आगे की देखते हैं बेटा। अब अज्जू बड़ा हो गया और उसने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली। पिता के स्वदेश ना आने के कारण और अपनी माँ की हालत को देखते हुए, बेटा दो कारण थे। एक तो उसके पिताजी लंबे समय से स्वदेश नहीं आए थे, यानी कि जब से वो छोटा था तब से लेकर वे अपने पिता की राह देख रहा था, लेकिन उसका पिता नहीं आया। और दूसरा, उसकी माँ अब बीमार थी और वह अंतिम बार अपने पति से मिलना चाहती थी। तो अपनी माँ की हालत को देखते हुए उसने स्वयं विदेश जाकर पिता से मिलने का प्रबंध किया, निश्चय भी किया और के साथ उससे ये काम भी कर लिया। आखिर वह नैरोबी पहुंचा और पत्र में लिखे पते पर पहुंच गया। बच्चे आजकल जब पढ़ लिख जाते हैं बेटा, उन्हें कुछ भी मुश्किल नहीं होता। तो अज्जू बड़ी आसानी से नैरोबी गया और उसने पत्र में लिखा पता ढूंढ लिया। घर में ताला लगा था, तो उसने शाम तक घर के बाहर वहीं इंतजार किया। शाम को एक वृद्ध व्यक्ति ने आकर ताला खोला। जब अज्जू ने उसे अपना परिचय दिया, तो उसने अज्जू को अपनी बाहों में भर लिया और घर के भीतर ले गया। बेटा अभी ये सस्पेंस आपके लिए कि ये वृद्ध व्यक्ति कौन था, क्या ये अज्जू का पिता था? तो आइए आगे की स्लाइड में देखते हैं। भोजन के पश्चात वृद्ध व्यक्ति ने अज्जू को बताया कि वह उसके पिता का जिगरी दोस्त है। तो बच्चों आपका सस्पेंस यहाँ पे खत्म होता है। तो वह वृद्ध व्यक्ति अज्जू का पिता नहीं था, बल्कि उसके पिता का दोस्त था। वह दोनों सांझे में कारोबार करते थे। आंसू भरी आंखों से उसने अज्जू को बताया कि तुम्हारे पिताजी की मृत्यु तो आज से 10-15 वर्ष पहले ही हो चुकी थी। यानी कि जब अज्जू और उसकी बहन छोटे छोटे थे, जब वे पत्थर की प्रतीक्षा किया करते थे, तभी उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। मैंने तुम्हारे पिताजी को वचन दिया था कि मैं उनके परिवार का अच्छे से पालन पोषण करूंगा। अगर मैं तुम्हें उसी समय बता देता तो तुम्हारी माँ मर जाती और तुम अनाथ हो जाते। जिस जगह तुम आज हो शायद वहां कभी ना पहुंच पाते। बेटा अगर अज्जू और उसके परिवार को बचपन में ही पता चल जाता कि उसके पिताजी नहीं हैं, तो उसकी माँ जो कि पहले से ही कमजोर और बीमार थी, तो शायद वह बच ना पाती। अगर वह भी ना बचती तो फिर दोनों बच्चे अनाथ हो जाते। कौन उन्हें पढ़ाता लिखाता, कौन उनका पालन पोषण करता? तो जैसे तनु की अच्छे घर में शादी हुई, अज्जू बड़ा होकर इंजीनियर बन गया, तो शायद बच्चे इन पोजीशंस पर ना पहुंच पाते। उसने समझाया कि बेटा कभी कभी तिनकों का सहारा छोड़कर उनके साए में भी जीवन जीना पड़ता है। यानी कि उसके पिता का दोस्त जो था, उसने साए की भूमिका निभाई थी। किसके साए की? अपने दोस्त के साए की भूमिका निभाई थी। किसके लिए? परिवार के लिए।
यानी कि वो थे नहीं, लेकिन उनके साय को देखकर ये महसूस होता रहता था कि शायद वो जिंदा हैं, क्योंकि उन्हें तो पता ही नहीं था कि उनके पिता की मृत्यु हो चुकी है। वह कारोबार में से अपने दोस्त के हिस्से के पैसे लगातार उसके परिवार को भेजता रहा। उसने अज्जू से कहा कि अब तुम बड़े हो गए हो, सो अपना कारोबार संभालो। मैंने तुम्हारे पिता को जो वचन दिया था, अब वह पूरा हो गया है। तो बच्चों देखो कितनी अच्छी कहानी है, कितनी अच्छी प्रेरणा मिलती है कि किस प्रकार हमें स्वार्थ को त्याग कर रिश्तों नातों को निभाना चाहिए। कितनी एक अच्छी दोस्ती का, एक पक्की दोस्ती का कितना अच्छा उदाहरण इस व्यक्ति ने हमारे सामने पेश किया है कि उसने एक भी रुपए का लालच नहीं किया और अपने दोस्त को दिए हुए वचन को पूरा करने के लिए नियमित रूप से उसके परिवार को पत्र भी भेजे, उसके हिस्से के रुपए भी भेजे, जिसके कारण ही उसके बच्चों का जीवन संवर पाया। तो बच्चों आगे इसका अभ्यास कार्य देखते हैं। परिवार वाले हर रोज किसकी राह देखते थे? परिवार वाले हर रोज रंग बिरंगे पत्र की राह देखते थे, या घर के मुखिया के पत्र की राह देखते थे। घर का मुखिया कारोबार करने कहाँ गया हुआ था? घर का मुखिया कारोबार करने अफ्रीका के नैरोबी शहर गया हुआ था। अज्जू बड़ा होकर क्या बनना चाहता था? अज्जू बड़ा होकर इंजीनियर बनना चाहता था। अज्जू को नैरोबी में मिला वृद्ध व्यक्ति कौन था? अज्जू को नैरोबी में मिला वृद्ध व्यक्ति उसके पिता का जिगरी दोस्त था। बच्चों मैंने स्लाइड्स कुछ इस प्रकार से तैयार की हैं, क्योंकि अगर मैं आपको पाठ पढ़ाती तो बहुत लंबा हो जाता और आप शायद इसे सुनने में आपको इतना लंबा लेसन सुनने में अच्छा ना लगता। तो मैंने स्लाइड्स को ऐसे बनाया है ताकि आपके सभी के सभी प्रश्न उसमें कवर हो जाएं। तो आगे हमारे 3-4 पंक्तियों वाले प्रश्न। नैरोबी के अस्पताल से आए पत्र को पढ़कर पत्नी परेशान क्यों हो गई? नैरोबी के अस्पताल से आए पत्र में पति की बीमारी के बारे में लिखा था। उसमें लिखा था कि रंग भेद के कारण यूरोप के अस्पताल में उसे जगह नहीं मिली। जब सिफारिश के बाद जगह मिली तो रोग बेकाबू हो गया और अब ठीक हो पाना नामुमकिन लगता है। घर से जाने वाले पत्र में अज्जू और तनु के बारे में क्या क्या लिखा था? घर के से जाने वाले पत्रों में अज्जू और तनु की खूब प्रशंसा होती थी। लिखा जाता था कि बच्चे बहुत समझदार हैं, माँ की हर बात मानते हैं और पढ़ाई में बहुत होशियार हैं। अज्जू बड़ा होकर इंजीनियर बनना चाहता है। तनु के लिए वर सहज रूप से मिल जाने का क्या कारण था? तनु के लिए वर सहज रूप से इसलिए मिल गया क्योंकि वर पक्ष वालों को लगा कि कन्या का बाप अफ्रीका में सोना बटोर रहा है। अज्जू के लिए अफ्रीका से क्या क्या आया? मैंने आपको करवाया था स्लाइड में। एक कैमरा, गर्म सूट का कपड़ा और एक घड़ी। पढ़ाई पूरी करने के बाद अज्जू ने अफ्रीका जाने का निर्णय किन किन कारणों से किया? बेटा इसके 2 कारण थे। एक तो उसके पिता बहुत से वर्षों से 10-15 वर्षों से स्वदेश नहीं आए थे। दूसरा उसकी माँ का स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा था और वह अंतिम बार अपने पति के दर्शन करना चाहती थी। लास्ट में बच्चों अज्जू को अंत में पिता के जिगरी दोस्त ने भरे गले से क्या बताया? अज्जू को अंत में पिता के जिगरी दोस्त ने भरे गले से बताया कि उसके पिताजी की मृत्यु तो आज से 10-15 वर्ष पहले ही हो गई थी। वह नियमित रूप से उनके हिस्से के पैसे उसके परिवार वालों को भेजता रहा ताकि बच्चे अच्छे से पढ़ लिख पाएं। तो प्यारे बच्चों मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा पढ़ाया गया लेसन आपको समझ में आया होगा। अगर आपने इसे पसंद किया तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपने बेल आइकन प्रेस नहीं किया तो कर लें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। इस लेसन को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।